दोस्तों नमस्कार। गुजरात की राजनीति की असल परीक्षा 5 तारीख को होनी है। यह दरअसल राजनीतिक गढ़ के तौर पर पहचान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जमी की। यह दरअसल पहचान है इस देश के गृह मंत्री अमित शाह के राजनीतिक प्रयोगों की, और उसी की परीक्षा 5 तारीख को जनता करेगी। दरअसल यह एक ऐसी राजनीतिक जमी है जहां पर बचपन बीता है प्रधानमंत्री मोदी का भी और गृह मंत्री अमित शाह का भी है। और यह एक ऐसी राजनीतिक जमी है जिस पर एक ऐसा प्रयोग 2002 में किया गया जिसके बाद भारत की राजनीति पलटती चली गई। उसके भीतर कहीं ना कहीं उग्र हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की धारा दिखाई देने लगी। और जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जो गांधी नगर से निकलकर दिल्ली पहुंचे, तो उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुत्व के इस मंत्र से अछूती नहीं रही। हर कोई दिखाना चाहता रहा कि दरअसल वो दंडवत है, लेकिन मंदिर को लेकर, इस देश के भीतर में मस्जिदों को लेकर राजनीतिक दलों ने दूरियां बना ली। इस दौर में मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक दलों ने दूरियां बना ली। कल तक जो कद्दावर नेता नजर आते थे वह मुस्लिम थे, तो फिर उन्हें प्रचार से भी रोका गया। और यह प्रयोग 2019 के लोकसभा चुनाव में उभर कर भी आया। तो आइए आज उसी राजनीतिक जमी को टटोलने चलते हैं, क्योंकि यह वाकई ऐसी राजनीतिक जमी है जिस पर जब वोट बीजेपी के हक में पड़े तो यकीनी तौर पर वह 90 और 10 के रेशियो में थे। यानी एक तरफ 90% और दूसरी तरफ 10% मुसलमानों की जनसंख्या गुजरात के भीतर कमोवेश 10% से कुछ कम है, 9.79%। और वोट का ध्रुवीकरण कुछ इस तरीके से हुआ। यह दरअसल मध्य गुजरात का हिस्सा है, इसको सेंट्रल गुजरात कहते हैं, और इससे लगा हुआ है नॉर्थ गुजरात। नॉर्थ गुजरात गांधीनगर को समेटे हुए है, मेहसाणा को समेटे हुए है। यह वह जमीन है जहां पे बचपन बीता है नरेंद्र मोदी का और बचपन बीता है अमित शाह का। लेकिन राजनीतिक प्रयोग के छौंक ने दरअसल बीजेपी को जिस ऊंचाई पर ले जाकर खड़ा कर दिया, कांग्रेस सिमटती चली गई। लेकिन पहली बार आम आदमी पार्टी सेंध लगाने के लिए अगर उतरी है, तो सवाल सिर्फ सेंध वोटों को लेकर जातीय समीकरण के आश्रय नहीं है। यह सेंध क्या वह 2002 के उस राजनीतिक प्रयोग में लगा सकती है जहां जिक्र हिंदुत्व का था, हिंदू के परचम का था, गोधरा का जिक्र था, और एक लंबी फहरिस्त है इलाके दर इलाके, कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी। और उन्हीं इलाकों की गलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने 50 किलोमीटर की यात्रा की गाड़ी पर बैठकर, और इस बात को खुले तौर पर जतला दिया कि दरअसल इन गलियों से अभी भी वो परिचित हैं और गलियां उनसे परिचित है। भाषण के तौर पर अमित शाह ने जिक्र किया। चलिए भूमिका खत्म करते हैं। इस बात का महत्व सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि सेंट्रल गुजरात की 61 सीटों में से पिछली बार 37 सीट बीजेपी जीती थी, और नॉर्थ गुजरात की 32 सीटों में से 14 सीट ही बीजेपी जीत पाई थी, जबकि 18 सीट कांग्रेस के पास चली गई थी। यानी जिस ग्राउंड जीरो पर राजनीतिक प्रयोग हुए, उससे जैसे जैसे दूर चलते चले जाइएगा, बीजेपी की हवा कमजोर दिखाई देती है और कांग्रेस की हवा मजबूत दिखाई देती रही। यह चाहे सौराष्ट्र कच्छ का इलाका हो या कुछ हद तक दक्षिणी गुजरात का इलाका हो, यानी साउथ गुजरात का। लेकिन 5 तारीख को जो वोट पड़ेंगे वह सेंट्रल गुजरात और नॉर्थ गुजरात में पड़ने हैं। सेंट्रल गुजरात के भीतर अहमदाबाद की 21 सीटें और वडोदरा की 10 सीटें, 31 सीट ऐसी है जहां पर अगर राजनीतिक प्रयोग जो किया गया, बार बार किया गया, और उसमें नया मोड़ जो आया वो पैसे को लेकर आया, बाजार को लेकर आया, मुनाफे को लेकर आया, और चंद हथेलियों में गुजरात की समूची पूंजी समेटे हुए अहमदाबाद और वडोदरा के व्यापारी भी जानते हैं कि मोदी सत्ता का मतलब क्या है। यह एक राजनीतिक परिवर्तन मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद गुजरात के भीतर पूंजी के आश्रय नजर आया। इसीलिए कहते हैं वडोदरा के हर होटल पर
इस देश में दिल्ली की सत्ता काबिज है और वहीं पर नोटों की गिनाई होती है, वहीं से नोटों की बंटवाई होती है। तो क्या राजनीतिक प्रयोग के भीतर अहमदाबाद और वडोदरा के अलावे एक पंचमहल का इलाका है, जो याद कीजिएगा तो 2002 के राजनीतिक प्रयोगशाला का यह भी बड़ा हिस्सा था। इन दो जगहों की सीट को मिला दीजिएगा तो 21, 10, 31 और 5, 36 सीटों में से यह लगभग ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे सीधे 27 सीट बीजेपी पिछली बार जीत गई थी। क्या यहीं पर कांग्रेस सेंध लगा सकती है? क्या यहीं पर जनता बदल सकती है? क्या यहीं पे बीजेपी के राजनीतिक प्रयोग कमजोर पड़ सकते हैं? अहमदाबाद, वडोदरा और पंचमहल। हम इसके भीतर गुजरे उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए। इस सेंट्रल गुजरात के भीतर में 6 जिले ऐसे भी हैं जो राजनीतिक प्रयोग के साथ साथ गुजरात के विकास और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तौर पर वहां पर उसकी पहुंच और पकड़ बहुत मजबूत रही है। मसलन आनंद की सीट की पहचान डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, लेकिन देखिए जहां जहां इंडस्ट्री और विकास और डेवलपमेंट और लोगों की भागीदारी का सवाल, उस आनंद में बीजेपी सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी, 5 सीट कांग्रेस जीत गई थी। यानी वो राजनीतिक भूमि नहीं है, वो कर्म भूमि है और राजनीतिक प्रयोग वहां नहीं है, बल्कि वहां पर उस पूंजी और डेवलपमेंट का प्रयोग है जहां जनता की भागीदारी हो। तो क्या जनता ने इस बात को पिछली बार भांप लिया था? अगर परिस्थिति ना पलटी तो आने वाले वक्त में मुश्किल हो जाएगी क्या? यह सवाल इसलिए क्योंकि जैसे ही आप आनंद से निकलते हैं, खेड़ा सामने आकर खड़ा हो जाता है। खेड़ा की जमीन दरअसल सरदार पटेल के किसान आंदोलन की जमीन है और शायद इसीलिए कांग्रेस यहां पर 4 सीट जीती थी पिछली बार, 3 सीट ही बीजेपी जीत पाई थी, कुल 7 सीटें हैं। इन इलाकों से जैसे जैसे आगे निकलेंगे तो दाहोद का इलाका भी आएगा, छोटा उदयपुर भी आएगा, लेकिन इन जगहों पर भी देखिएगा तो एक छत्र राज्य बीजेपी का नहीं रहा। लेकिन इन सब के बीच हमें लगता है एक मंत्र आपको नॉर्थ गुजरात को लेकर डालना चाहिए, जो वडनगर का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी के जरिए होता है। उस वडनगर को वो आती है मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में, और जिस मानसा सीट का जिक्र होता है वो आती है गांधीनगर में। गांधीनगर के मुख्यालय यानी सत्ता के मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूर पे मानसा की सीट, जहां पर बचपन बीता है अमित शाह का, और तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर वडनगर का ऊंचा सीट, जहां पे बचपन बीता है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी की सीट और अमित शाह के बचपन की सीट, जहां पर बचपन बीता, वह सीट दोनों ही पिछली बार कांग्रेस जीत गई। क्यों जीत गई? क्या राजनीतिक तौर पर परिवर्तन की लहर घर तक पहुंच चुकी थी और वह परिवर्तन की लहर इस बार काफूर है, या आम आदमी के पार्टी आने के बाद बढ़ चुकी है? यह कौन सी परिस्थिति है, इसको परखने के लिए मानसा और ऊंचा की सीट बहुत बेहतरीन मानी जाएगी। मानसा जो एक लिहाज से गांधीनगर से 30 किलोमीटर दूर का जो इलाका है, वहां पर ठाकुर समुदाय जो है वो लगभग 42,000 के लगभग है और वो कांग्रेस का साथ देते आया है। जो पाटीदार है वो बटा हुआ था, पिछली बार भी बटा था, इस बार कहीं ज्यादा बटा है। उसकी तादाद 45,000 वोटों की है। जो ओबीसी है, जो मोदी के हक में खड़ा होता है और जिसको अपने तरीके से इस देश को पहला प्रधानमंत्री ओबीसी का मिला है, बीजेपी के अध्यक्ष रहते हुए जब इस देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं तो हो सकता है ओबीसी तबके को अच्छा लगे, लेकिन वहां पर ओबीसी खुले तौर पर साथ नहीं है। इसीलिए 34,662 वोट भी कहीं बटे हुए हैं और राजपूतों की तादाद 29,000 है। चौधरी जो है वो तकरीबन 22,000 है। जो दलित तबका है वो लगभग 17,700 है। जो क्षेत्रीय गठिया कहते हैं वो 14,913 है। मुस्लिमों की तादाद भी तकरीबन 5,000 के लगभग इस मानसा सीट पर है। लेकिन अगर मुस्लिमों और दंगों का जिक्र एक साथ कोई राजनीतिक तौर पर करे और वो करने वाला शख्स अगर अमित शाह ही हो, तो क्या उनकी अपनी सीट उनके दायरे में नहीं आनी चाहिए? तो पिछली बार चूक कहां हो गई और इस बार क्या इस चूक की भरपाई के लिए ही जिक्र किया गया? यही वो ग्राउंड जीरो है जिसको पकड़ने की कोशिश हर किसी को करनी होगी, क्योंकि यहां ब्राह्मणों की तादाद सिर्फ 3,000 है। तो अमित शाह जिस मिजाज और जाति समीकरण के भीतर जाना नहीं चाहते हैं, वो हिंदू के एस्पेक्ट पे खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन पिछली बार देखिए तो सिर्फ 524 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार हार गए थे।
अजीत चौधरी खड़े हुए थे और सुरेश कुमार पटेल ने एक झटके में उन्हें 524 वोटों से हरा दिया था। एक को 77,902 वोट मिले थे और दूसरे को यानी बीजेपी को 77,378 वोट मिले थे। तो क्या यह सीट लौट सकती है? क्योंकि यह सीट 2002 में बीजेपी जीती थी जब दंगे हुए थे। दंगों के अगले बार जब चुनाव हुआ 2007 में, तो फिर मौत का सौदागर कुछ ऐसा गूंज रहा था कि वह सीट भी एक लिहाज से केंद्रित होती चली गई और 3,370 वोटों से बीजेपी के प्रोफेसर मंगलदास पटेल चुनाव जीत गए और कांग्रेस के बाबू सिंह ठाकुर चुनाव हार गए। परिस्थितियां बतलाती हैं कि पाटीदार और ठाकुर वोट बड़ा मायने रखता है। यह तकरीबन 90,000 वोट है इस इलाके का, यानी कुल 2,28,000 में से 90,000 वोट। यह बढ़ता है या एकजुट रहता है? इनको एकजुट करने के लिए कौन सा राजनीतिक प्रयोग अमित शाह यहां कर रहे हैं? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल वडनगर के इलाके में आने वाली ऊंझा सीट है जो प्रधानमंत्री मोदी का घर है। यह मेहसाणा जिले में आती है और इस मेहसाणा जिले का भी सच यह रहा कि इसके पिछले बार जब चुनाव हार गए तो पहली बार आरएसएस ने कहा, आप किस राजनीतिक प्रयोग का जिक्र करते हैं? आप अपने ही विधानसभा के भीतर अपने ही गांव के द्वारा दिए गए वोटरों के वोट के जरिए भी चुनाव नहीं जीत पाए तो भरोसा कैसे होगा? और इस बार इसीलिए कीर्ति भाई केशव भाई पटेल को टिकट दिया गया। पिछली बार नारायण भाई लल्लूदास को टिकट दिया गया था जो बीजेपी के कैंडिडेट थे। 19,529 वोट से वो हारे थे। इस बार जिन्हें टिकट दिया गया उनकी करीबी आरएसएस से नहीं, सर संघ चालक मोहन भागवत से है। तो संघ की जरूरत अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए। हिंदुत्व के प्रयोग की जमीन में 2002 का राजनीतिक प्रयोग अगर सफल हुआ और अडवाणी अड़ गए कि मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे और वाजपेयी राजधर्म का जिक्र करते रहे, तो ऐसे में संघ भी अडवाणी के साथ खड़ा होकर उस वक्त बचा ले गया नरेंद्र मोदी को। और वही फूल कैसे बड़े हुए और अडवाणी के लिए क्या वो कांटे हैं और आरएसएस के लिए एक मुश्किल सवाल है। लेकिन इस बार चुनाव में समझौता किया गया कि आरएसएस की सुनेंगे, उनके करीबियों को टिकट देंगे। तो ऊंझा के सीट जो है कीर्ति भाई केशव भाई पटेल को जो दी गई वह इस बात का प्रतीकाक है कि दरअसल आरएसएस को साथ खड़े होना होगा, क्योंकि यहां पर बड़ी तादाद दलितों की भी है जिनके भीतर आरएसएस का काम है। इनकी तादाद लगभग 15,000 से ज्यादा मुसलमान है। यहां पर भी मुसलमान तकरीबन 7,000 के लगभग है। लेकिन समझिए यह सीट शहर और गांव में बटी हुई है। कुछ हिस्सा शहर में लगभग 69,000 शहर में और लगभग 1.5 लाख ग्रामीण इलाकों में। और ग्रामीण इलाकों में तो पहुंच पकड़ अपने तौर पर आरएसएस की है, बीजेपी की नहीं है। और बीजेपी की जब नहीं है तो वहां पर कांग्रेस की राजनीतिक पकड़ है। तो उसको काउंटर करने के लिए इन दोनों सीटों पर अपनी जमीन को वापस लाने का प्रयास और गढ़ बचाने की स्थिति में अमित शाह भी हैं और नरेंद्र मोदी भी हैं। लेकिन जैसे ही इसके आगे आप निकलते हैं और यह समझना शुरू करें कि जब हम मेहसाणा का जिक्र कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी की सीट आती है, उनके घर की सीट, उसी जिले के भीतर में जो सीट का जिक्र होता है उसमें 7 सीटें कुल मिलाकर हैं। इन 7 सीटों में सिर्फ 2 सीट जीत पाई कांग्रेस और बाकी सारी सीटें जो हैं बीजेपी ने जीती। लेकिन यहां पर कांग्रेस जहां जीतती है वहां पर वोटिंग का अंतर जो है वो 15 से 20 हजार तक का रहता है और जहां बीजेपी जीतती है वहां पर वोट लगभग 1,000, 2,000, 7,000 और एकमात्र सीट खेरालू की जहां पर 21,000 वोटों से वह जीतती जरूर है। लेकिन हम जब उस गढ़ में घुसना चाहते हैं जिस गढ़ का राजनीतिक प्रयोग 2002 में किया गया, अहमदाबाद में एंट्री हो उससे पहले आपको पंचमहल चलना होगा, क्योंकि पंचमहल वो इलाका है जिसके दायरे में गोधरा आता है। और यहां की जो 5 सीटें हैं उसमें से 4 सीट बीजेपी ने जीत ली, 1 सीट इंडिपेंडेंट ने जीती थी। कांग्रेस यहां एक भी सीट जीत नहीं पाई। इस इलाके के भीतर गोधरा से बीजेपी के राहुल जी जीते जो इस बार भी मैदान में, लेकिन कितने वोट से जीते थे? सिर्फ 258 वोट से। यानी वोटों का ध्रुवीकरण किसी राजनीतिक प्रयोग की जमीन पर जब होता है
तो वोट इस लिहाज से बंटते हैं कि सिर्फ दो ही प्लेयर आमने सामने और उसमें बहुत शार्प तरीके से लड़ाई होती है। इस इलाके में मुस्लिमों की तादाद बहुतायत के तौर पर है, लेकिन वोट की लकीर इतनी मोटी खींची कि दरअसल बिल्कुल एक एक वोट गिने जाने लगे और गोधरा में 258 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव पिछली बार जीत गए। क्या कांग्रेस इस बार समझ रही है या यहां के वोटरों को समझ में आया है कि बार बार राजनीतिक प्रयोग की दिशा में हर किसी को 2002 याद क्यों आता है? यह हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद की सीट देखिएगा, कालोल लगभग 49,000 से बीजेपी उम्मीदवार जीतता है। हलोल लगभग 57,000 से बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है। शेहरा लगभग 41,000 वोट से बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है। लेकिन मोरबा हफ में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतते हैं, भूपेंद्र सिंह खांट, जो कि 4,366 वोट से जीतते हैं। यह वो पहली प्रयोगशाला पंचमहल के इलाके तक से खबर उस वक्त में आ रही थी कि कितने लोग मर गए, कितनी दुकानों को फूंका गया, किस रूप में फूंका गया। लेकिन दरअसल इसको टटोलने के लिए आपको घुसना होगा उस जमीन पर जो राजनीतिक प्रयोगशाला सही मायने में अहमदाबाद के तौर पर रही और जिसने समूचे देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया। ऐसी राजनीतिक प्रयोगशाला की जमीन पर 2022 में 5 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो जनता क्या सोच रही होगी? उसके जहन में कौन से सवाल होंगे? खुद को सुरक्षित कर पाने के, या सत्ता द्वारा सुरक्षा की गारंटी तभी दिए जाने पर कि हमारे साथ खड़े होगे तो सुरक्षा की गारंटी, अन्यथा कोई गारंटी नहीं। सबको पता है कि दिल्ली बहुत सक्रिय है, सबको पता है कि दिल्ली के इशारे पर गुजरात की सत्ता चलती है, सबको पता है कि गुजरात की सत्ता के कोई मायने नहीं है, वो दिल्ली से ही चलती है। तो अहमदाबाद का चुनाव भी दिल्ली को लेकर हो रहा है। किसी भूपेंद्र सिंह पटेल को वो नहीं जानता है, रूपाणी को भी वो नहीं जानता है, नितिन पटेल को भी नहीं जानता है, जो पूरे मंत्रियों की फहरिस्त है वो किसी को नहीं जानता है। क्योंकि अहमदाबाद की गलियों में जब आप गूंजते हैं तो वहां पर 21 सीटें इस जिले के भीतर में, और 15 जिले तो उस दायरे में आती है जिसके दायरे में एल्स ब्रिज भी आता है, नारोदा भी आता है, बापू नगर भी आता है, दरियापुर भी आता है, दानली मंडी भी आती है, साबरमती भी आता है, दसकोरी भी आता है। ये ऐसे इलाके हैं जो राजनीतिक प्रयोग की जमीन रहे। असल गढ़ में सेंध क्या कांग्रेस लगा पाएगी? और कांग्रेस नहीं लगा पाई पिछली बार, तो क्या इस बार आम आदमी पार्टी वहां पर घुस पाएगी? यह सवाल बहुत तीखा सवाल है, क्योंकि अगर अहमदाबाद की 21 सीटों में से पिछली बार 15 सीटें बीजेपी ने जीती, तो अगर आप उसके मार्जिन को भी देखिएगा तो आप हक्के बक्के रह जाइएगा। इतनी बड़ी तादाद में वोट पड़े, और इतनी बड़ी तादाद में 2017 में भी, यानी 2002 के 15 बरस बाद भी एकजुटता के साथ लोग बीजेपी के साथ खड़े थे। सवाल यही है कि दरअसल ये गढ़ है, ये राजनीतिक प्रयोग है, ये ग्राउंड जीरो है। और यहां पर अगर एक एक करके देखिएगा, घाट लोरिया की सीट 1,17,000 वोट से बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है, वो भी विधानसभा में। कल्पना कर रहे हैं? बटवा की सीट 60,000 वोटों से ज्यादा से जीत मिलती है। एल्सब्रिज लगभग 885,000 वोटों से यहां पर जीत मिलती है बीजेपी को, कैंडिडेट को। नारायणपुरा, यह भी उस इलाके की प्रयोगशाला थी, 66,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिलती है बीजेपी को। नरोदा 60,000 वोटों से ज्यादा जीत मिलती है बीजेपी को। अमरईवाड़ी 50,000 के लगभग जीत मिलती है बीजेपी को। मणिनगर, यह भी प्रयोगशाला की जमीन थी, यहां पर 75,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिलती है बीजेपी को। साबरमती, कैसे महात्मा गांधी की याद और साबरमती का जिक्र, और जिक्र 2002 की राजनीतिक प्रयोगशाला का। कमाल का यह ट्रायंगल है, लेकिन है। और गुजरात की जमीन में मौजूदा वक्त में जब महात्मा गांधी को याद कीजिएगा तो उनके समानांतर सरदार पटेल को क्यों याद किया जाता है, या इससे ही समझ लीजिए कि बापू को लेकर मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी वहां खड़े हो नहीं सकते हैं। और हर कोई जानता है कि इस देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी गुजरात से ही आते हैं, और उन्होंने तो लड़ाई लड़ी थी जब इस बात का जिक्र था कि मुंबई किधर जाएगी, और इस बात का जिक्र था कि गुजरात अलग स्टेट के तौर पर होगा, तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। एक तरफ मोरारजी देसाई थे तो दूसरी तरफ शिवसेना के नेता भी थे, बाला साहब ठाकरे भी थे। इस संघर्ष की साथ
1974 के आंदोलन को भी याद कीजिए और उसके बाद आइए कि दरअसल सारी चीजें धूमिल पड़ गई 2002 के राजनीतिक प्रयोग के सामने, क्योंकि इससे पहले चुनावी जीत नहीं मिलती थी इतने अंतर के साथ, क्योंकि चाहे वह सरवा हो चाहे दसकोरी हो, हर जगह पे देखिए ये 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख इतने अंतर से जीत। और कांग्रेस जिन 6 सीटों पर जीती उस जीत का अंतर कितना है, इससे भी आप समझिए कि क्या सेंध लगेगी। मसलन विराम गांव में कांग्रेस जीती 6,548 वोटों से, साणंद में वो जीती 7,721 वोटों से, बापूनगर में वह जीती 3,067 वोटों से, दरियापुर में वह जीती 6,187 वोटों से और जमालपुर खाड़िया में जीती वह 29,000 वोटों से। यहां समझना होगा दरियापुर, जमालपुर और बापूनगर इन 3 जगहों पर मुस्लिमों की तादाद अच्छी खासी, और गयासुद्दीन शेख दरियापुर से जीते थे, इमरान खेड़वाला जो थे वह 29,000 वोटों से जीते थे। सवाल सिर्फ इतना है कि जिस राजनीतिक जमी को 2002 में गुजरात के भीतर बनाया गया, उसने गुजरात के आंदोलनों की जमी को खत्म कर दिया, उसने गुजरात बनाने के संघर्ष को पीछे धकेल दिया, उसने विकास, डेवलपमेंट या जिन भी परिस्थितियों में किसी के शासनकाल में जो भी गुजरात के डेवलपमेंट के प्रयोग हुए सबको पीछे ढकेल दिया और एक नई प्रयोगशाला के तौर पर अहमदाबाद खड़ा हुआ, उसके साथ वडोदरा खड़ा हुआ, नई परिस्थिति में सूरत आया, फिर राजकोट निकल कर आया, पंचमहल उसके दायरे में आ गया। अब इस दायरे के भीतर में जब आप घूमना शुरू कीजिएगा तो आपको पता चलेगा जिसने इतना ही जीत लिया उसने गुजरात जीत लिया। तो बाकी जगहों पर लोगों की परेशानी शोर के तौर पर आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन उस शोर की आवाज में खोइए मत, क्योंकि जब आप गांधीनगर पहुंचते हैं और मानसा सीट जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जहां पर 524 वोटों से हार गई बीजेपी, जो अमित शाह के परिवार की जुड़ी हुई सीट, यानी बचपन से वही बीता बचपन तो जानते होंगे। लेकिन यहां पर देखिए दहेगाम की सीट, गांधीनगर साउथ की सीट बीजेपी जीतती है, लेकिन गांधीनगर नॉर्थ के बाद चीजें बदलने लगती हैं। वहां कांग्रेस जीतती है 5,736 वोट से, कालोल में जीतती है लगभग 8,000 वोट से। यह मैसेज क्या है? 3 मैसेज गुजरात के पढ़ने की कोशिश 5 तारीख से पहले कर लीजिए। एक ऐसा गढ़ अभेद किले की तरह मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने बनाया और रूल ऑफ लॉ को राजनीतिक तौर पर उसका राजनीतिकरण करके उस वक्त के गृह मंत्री गुजरात के रहे अमित शाह ने उसको इंप्लीमेंट कराया कि गुजरात उससे आज भी उबर सका है या नहीं, यह गुजरात के चुनाव के फैसलों से पता चलता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, राजनीतिक तौर पर जितने राजनीतिकरण गुजरात के लोगों के 2002 से 2007 के बीच में हुए, उस राजनीतिकरण के बाद की नई पीढ़ी जो आई वह भी उसी आगोश में चली गई या नहीं चली गई, यह भी चुनाव की स्थितियों से जुड़ा है नई पीढ़ी को लेकर। और तीसरा सवाल सबसे बड़ा यह है कि गुजरात में अगर राजनीतिक जमी को बदलने की कोशिश जनता करने लगेगी तो फिर उसके सामने इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खड़े हुए नजर तो नहीं आ रहे हैं। कहीं उनका खौफ तो गुजरात के भीतर नहीं है। पता नहीं कौन सी एजेंसी दरवाजे पर आकर कब खड़ी हो जाए। यह भी उसी चुनाव परिणाम से जुड़ा है जिसके दायरे में व्यापारी तबका आता है, रईसों की कतार आती है और शायद अलग अलग जिलों के भीतर बैठे हुए तड़ीपारों की भी कतार उसमें शामिल है। उनको लेकर भी यह राजनीतिक प्रयोग की अद्भुत मंशा है। इन 3 दायरों से जैसे ही निकलिएगा उसके बाद आपके सामने एक हिस्सा और बचा है जो सांस्कृतिक पहचान लेकर जीता है। यह है वडोदरा का इलाका। और वडोदरा की सिर्फ 2 सीट, 10 में से सिर्फ 2 सीट कांग्रेस जीत पाई। अहमद पटेल वडोदरा के इलाके के ही थे, लेकिन फिर भी उनकी राजनीति कांग्रेस को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाई? कुछ सवाल उन गलियों में घूमिएगा तो लगेगा ऐसे कि जैसे अहमद पटेल भी उस वक्त नरेंद्र मोदी के तो नहीं हो गए थे, उस रास्ते तो नहीं चल पड़े थे जहां पे कांग्रेस जीत ना पाए। और इस राजनीतिक प्रयोगशाला को बलवती देते हुए कांग्रेस के वैसी ही परिस्थिति थी जैसे आज रहती है कि दिन के उजाले में हो सकता है पदयात्रा में नजर आए, रात के अंधेरे में हो सकता है वह इस देश की दिल्ली की सत्ता के दरबार में नजर आए, हो सकता है। ऐसी परिस्थिति उस वक्त तो नहीं थी, क्योंकि वहां की सांवली सीट, बागड़िया सीट,
वडोदरा सिटी सीट, साइनी कुंज सीट, अकोटा सीट, रावपुरा सीट, मंजलपुर सीट, इनकी जो तादाद है, एक वगोड़िया सीट 10,000 प्लस से जीती बीजेपी, लेकिन बाकी जगहों पर देखिएगा तो 40,000, 50,000, 60,000 इस अंतर से वो जीतती है। और करजन की सीट कांग्रेस जीतती है तो 3,500 वोट से। मैसेज क्या है? आखिरी मैसेज सबसे बड़ा यह है कि जो गढ़ है गुजरात के तौर पर, गुजराती सत्ता की पहचान है, जो मौजूदा वक्त में दिल्ली में बैठकर पूरे देश को गुजरात मॉडल का पाठ पढ़ाना चाहती है, उसकी साख दांव पर लगी है। जिस प्रयोग को राजनीतिक तौर पर 20 बरस पहले खड़ा किया गया, उसको जनता किस रूप में देख रही है, बदलने को तैयार है या नहीं है, उसकी भी पाठ इसी चुनाव में पढ़ना है। और अगर विकल्प के तौर पर कोई नहीं है तो शायद ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जनता के सामने एक शून्यता है, सिवाय उसके इस पार या उस पार दोनों तरफ एक ही शख्स मौजूद है, तो उसी के साथ वो खड़ी होगी या नहीं होगी, यह भी प्रयोग इसी चुनाव में होने हैं। इंतजार करते हैं, कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। गुजरात की राजनीति की असल परीक्षा 5 तारीख को होनी है। यह दरअसल राजनीतिक गढ़ के तौर पर पहचान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जमी की। यह दरअसल पहचान है इस देश के गृह मंत्री अमित शाह के राजनीतिक प्रयोगों की, और उसी की परीक्षा 5 तारीख को जनता करेगी। दरअसल यह एक ऐसी राजनीतिक जमी है जहां पर बचपन बीता है प्रधानमंत्री मोदी का भी और गृह मंत्री अमित शाह का भी है। और यह एक ऐसी राजनीतिक जमी है जिस पर एक ऐसा प्रयोग 2002 में किया गया जिसके बाद भारत की राजनीति पलटती चली गई। उसके भीतर कहीं ना कहीं उग्र हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की धारा दिखाई देने लगी। और जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जो गांधी नगर से निकलकर दिल्ली पहुंचे, तो उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुत्व के इस मंत्र से अछूती नहीं रही। हर कोई दिखाना चाहता रहा कि दरअसल वो दंडवत है, लेकिन मंदिर को लेकर, इस देश के भीतर में मस्जिदों को लेकर राजनीतिक दलों ने दूरियां बना ली। इस दौर में मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक दलों ने दूरियां बना ली। कल तक जो कद्दावर नेता नजर आते थे वह मुस्लिम थे, तो फिर उन्हें प्रचार से भी रोका गया। और यह प्रयोग 2019 के लोकसभा चुनाव में उभर कर भी आया। तो आइए आज उसी राजनीतिक जमी को टटोलने चलते हैं, क्योंकि यह वाकई ऐसी राजनीतिक जमी है जिस पर जब वोट बीजेपी के हक में पड़े तो यकीनी तौर पर वह 90 और 10 के रेशियो में थे। यानी एक तरफ 90% और दूसरी तरफ 10% मुसलमानों की जनसंख्या गुजरात के भीतर कमोवेश 10% से कुछ कम है, 9.79%। और वोट का ध्रुवीकरण कुछ इस तरीके से हुआ। यह दरअसल मध्य गुजरात का हिस्सा है, इसको सेंट्रल गुजरात कहते हैं, और इससे लगा हुआ है नॉर्थ गुजरात। नॉर्थ गुजरात गांधीनगर को समेटे हुए है, मेहसाणा को समेटे हुए है। यह वह जमीन है जहां पे बचपन बीता है नरेंद्र मोदी का और बचपन बीता है अमित शाह का। लेकिन राजनीतिक प्रयोग के छौंक ने दरअसल बीजेपी को जिस ऊंचाई पर ले जाकर खड़ा कर दिया, कांग्रेस सिमटती चली गई। लेकिन पहली बार आम आदमी पार्टी सेंध लगाने के लिए अगर उतरी है, तो सवाल सिर्फ सेंध वोटों को लेकर जातीय समीकरण के आश्रय नहीं है। यह सेंध क्या वह 2002 के उस राजनीतिक प्रयोग में लगा सकती है जहां जिक्र हिंदुत्व का था, हिंदू के परचम का था, गोधरा का जिक्र था, और एक लंबी फहरिस्त है इलाके दर इलाके, कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी। और उन्हीं इलाकों की गलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने 50 किलोमीटर की यात्रा की गाड़ी पर बैठकर, और इस बात को खुले तौर पर जतला दिया कि दरअसल इन गलियों से अभी भी वो परिचित हैं और गलियां उनसे परिचित है। भाषण के तौर पर अमित शाह ने जिक्र किया। चलिए भूमिका खत्म करते हैं। इस बात का महत्व सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि सेंट्रल गुजरात की 61 सीटों में से पिछली बार 37 सीट बीजेपी जीती थी, और नॉर्थ गुजरात की 32 सीटों में से 14 सीट ही बीजेपी जीत पाई थी, जबकि 18 सीट कांग्रेस के पास चली गई थी। यानी
जिस ग्राउंड जीरो पर राजनीतिक प्रयोग हुए उससे जैसे जैसे दूर चलते चले जाइएगा, बीजेपी की हवा कमजोर दिखाई देती है और कांग्रेस की हवा मजबूत दिखाई देती रही। यह चाहे सौराष्ट्र कच्छ का इलाका हो या कुछ हद तक दक्षिणी गुजरात का इलाका हो, यानी साउथ गुजरात का, लेकिन 5 तारीख को जो वोट पड़ेंगे वह सेंट्रल गुजरात और नॉर्थ गुजरात में पड़ने हैं। सेंट्रल गुजरात के भीतर अहमदाबाद की 21 सीटें और वडोदरा की 10 सीटें, 31 सीट ऐसी है जहां पर अगर राजनीतिक प्रयोग जो किया गया बार बार